नमस्कार। रेडियो रिमझिम 90.4 में हमारे साथ गोपालगंज के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन आए हैं। रेडियो रिमझिम 90.4 में नियमित रूप से डॉक्टर ऑन एयर का कार्यक्रम होता है और आज जो है फेसबुक दर्शकों के मांग पर फेसबुक पर रेडियो रिमझिम चैनल पर हम जो है डॉक्टर अभिषेक रंजन से आज के माहौल के बारे में, मौसम के बारे में एक परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक रंजन का हम स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब के बारे में बताते चले। डॉक्टर अभिषेक रंजन MBBS MD हैं। यह जो है एम्स में भी कार्य कर चुके हैं, नई दिल्ली में। इनके पास गोपालगंज जिले में 10 सालों का लंबा अनुभव रहा है और समाज के बेहतरी के लिए गोपालगंज में 1584 गांव हैं, लेकिन इन्होंने अधिक से अधिक गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर गरीब गुरबा का भी जांच किया है, निःशुल्क दवा का वितरण किया है। विशेषकर बरौली और माझा प्रखंडों में बाढ़ के समय यह जो है लाखों रुपया का दवा जो है निःशुल्क वितरण किए, लोगों का जांच किए। इनके रग रग में समाज सेवा भरा हुआ है। यह जो है अपने पढ़ाई के दौरान UPSC की भी तैयारी किए और उसमें भी सफल हुए, लेकिन इनको लगा कि समाज सेवा का सबसे अच्छा माध्यम जो है चिकित्सा जगत है और उन्होंने इसका चयन किया। गोपालगंज के लोगों के अलावा इसके अगल बगल के जिला कुशीनगर, देवरिया, सिवान, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और छपरा के रोगी भी इनके पास आते हैं। आज के दौर में डॉक्टर अभिषेक रंजन MBBS MD के पास दूसरे जिले के लोग भी अर्थात भागलपुर और कैमूर से भी लोग आ रहे हैं। इतनी व्यस्तता के बाद भी जो इनके रग रग में समाज सेवा की भावना है, रेडियो रिमझिम 90.4 के माध्यम से लोगों को निरंतर जागरूक करने का प्रयास करते हैं। यह रहा डॉक्टर अभिषेक रंजन का संक्षिप्त परिचय। जो हमारे दर्शक नए जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए हमने यह बातें बताई। अब हम विषय वस्तु पर आते हैं। डॉक्टर साहब, गर्मी का माहौल है गोपालगंज जिले में या पूरे उत्तर भारत में, और इस समय टेम्परेचर तापमान जो है 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। यह लोगों में एक आम शिकायत आ रहा है, कमर दर्द, नस दर्द, जगह जगह लोगों को पैरों में ऐंठन, कमर में ऐंठन, बेचैनी, इस तरह का प्रभाव जो है मौसम के वजह से हो रहा है कि क्यों हो रहा है, इसके बारे में बताएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे न सिर्फ बाहर का तापमान बढ़ता है, जबकि बॉडी के अंदर का कोर टेम्परेचर भी बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे इंजाइम्स हैं हमारे शरीर में, जो इंजाइम्स एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए सृष्टि ने, जिसे प्रकृति ने बनाया है, वो करती हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 डिग्री ऊपर या नीचे एक साथ काम कर सकती हैं, जो अपना सबसे सर्वोत्तम कार्य करती हैं। अब उन इंजाइम्स के जरिए आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उन इंजाइम्स के जरिए आपके मांसपेशियां काम करती हैं। जैसे ही बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़े, बॉडी के जो अंदर का तापमान है वो 5 या 8 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाए। आम बॉडी टेम्परेचर 30-32 डिग्री के हिसाब से है। जैसे ये 45 को क्रॉस करने लगता है डिग्री सेल्सियस में, जैसे कि अभी यूपी के बांदा में देखें तो 49.8 था। दिल्ली में टेम्परेचर 48 डिग्री का भी रिकॉर्ड पार कर चुका है। ऐसे माहौल में जब हमारे पूरे भारतवर्ष में 49 डिग्री 48 डिग्री इस वर्ष आम हो रही है, तो बॉडी का टेम्परेचर, जो कोर टेम्परेचर है, वो जो 5-6 डिग्री तक एडजस्ट करता था, अचानक से 10-15 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। जी। जिसका फल ये हो रहा है कि डिहाइड्रेशन बहुत तेज है, यानी शरीर के अंदर द्रव्य की कमी, पानी की कमी बहुत तेज हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर हाइपोटेंशन बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। यानी लो BP होने के शिकार काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, जिसके वजह से वो चलते चलते अचानक से गिर सकते हैं। हीट स्ट्रोक से पैर में कंपन, पैर में अचानक से खिंचाव और बेहोशी तक की नौबत आ सकती है।
इस वजह से ही एक और विशेष लक्षण जो मैं देख पा रहा हूँ अपने मरीजों के बीच, कि गर्मियों के समय विशेषकर जो थोड़े थोड़े नसों की बीमारियों से पीड़ित मरीज थे, जी। जिन्हें शुगर था या बीपी है और हाथ पैर में झंझनाहट होती थी, वैसे मरीजों में हाथ पैर में जलन बहुत तेज हो रहा है। कभी कमर पे जलन होगा, कभी पैर के ऊपर जलन, तलवे में जलन, हाथ में जलन, और पैर हाथ झंझनाएगा, ऐंठेगा, दर्द होगा, और ये जलन इतना होगा कि लोग कूलर की तरफ पैर करके सोते हैं या पानी में पैर करके डालते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि इसका मूल कारण क्या है, उसके तह तक पहुंच कर इसको दूर करिए। नहीं तो ये जलन और ये झंझनाहट जो आपके पैरों और हाथों में हो रही है, सही से इसकी जांच ना कराएं, सही से इलाज ना कराएं, तो आने वाले समय में सूनापन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा पैर कहाँ रख रहे हैं। हो सकता है कि पैर और हाथ की नसें इतनी डैमेज हो जाएं कि आप एक मोबाइल उठाओ, कुछ गिलास का पानी उठाओ तो आपका सुन्न हो जाए, पता नहीं चले उठाया है कि नहीं। कमजोरी आ जाए, हाथ पेशी, मांसपेशियां सूखने लगे आपके पैर हाथों की। ये बहुत ज़रूरी है कि इन लक्षणों को हम केवल कमजोरी समझ करके विटामिन की सिरप, आयरन की सिरप पी करके नज़रअंदाज करते हैं, और यही लक्षण 6 महीने साल भर जल जाए तो फिर हो सकता है आने वाले समय में नस की बीमारी स्थायी तौर पे हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये भी देखा जा रहा है कि जो गर्मी का उमस है या गर्मी का मौसम है, जो टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री तक पहुंचा है, इसमें बुजुर्गों का और बच्चों का और शुगर मरीजों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताएं। दिन 5:45, 5:30 के आसपास सुबह सूर्योदय हो रहा है। आप देखें कि जो धूप की कनकन है, जो धूप में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, वो अब 9, 9:30, 10 बजे से ही सुबह शुरू हो जा रही है। जी। और हो क्या रहा है कि टहलने के लिए जो आपको पहले माहौल मिलता था, जो लोगों के गर्मी में ह्यूमिडिटी की कमी की वजह से लोग जो खुश्क मौसम में टहल पाते थे, वो कम हुआ है। शाम के समय इतनी तेज धूप रहती है कि 6-7 बजे तक अंधेरा हो जाता है, फिर लोग जात नहीं पाते हैं टहलने। तो जो शुगर के पेशेंट हैं, जो नित्य नियम 1 घंटा जिन्हें टहलना चाहिए, जो नियम है, उसमें वो टहल नहीं पा रहे। दूसरी बात, ज्यों ही शरीर के अंदर तापमान बढ़ता है, शरीर के बाहर के तापमान की वजह से जो एंजाइम्स हैं कम काम करते हैं, शरीर में क्रैम्प्स होने लगता है, यानी जो आपके मांसपेशियां हैं ये सूखने लगती हैं, खींचने लगती हैं। आपके बॉडी के अंदर जो बड़े मांसपेशियां हैं, जांग, आपका काफ मसल, जो लेग्स के पीछे का मसल है, आपके हाथ के मसल्स, ये सारे मसल्स शिथिल पड़ जाते हैं। और विशेषकर ये मांसपेशियां बुजुर्गों में या बच्चों में बहुत बहुत पहले से कमजोर होती हैं। बच्चों में वीक होती हैं, मांस कम है, और बुजुर्गों में उम्र के हिसाब से ये सूखी हुई होती हैं। इसीलिए इन महीनों में विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को तरल पेय पदार्थ का सेवन अत्यधिक करना चाहिए। हमेशा बीपी नापिए कि बीपी 100 या 100 से नीचे ना रहे। दूसरी बात की कोशिश करिए कि त्वचा को हमेशा मुलायम रखिए, शुष्क ना होने दीजिए। एक बात हमेशा जानना चाहिए कि ग्लिसरीन ठंडी में हम लोग लगाते हैं, त्वचा सूखी है। गर्मी में बहुत इंपॉर्टेंस है त्वचा का ना सूखना, क्योंकि ज्यादा हीट जो है वो त्वचा के जरिए ही कोर टेम्परेचर पे पहुंच सकती है। तो इस वजह से छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे। खीरा, ककड़ी, आपको बेल का शरबत जो हाई फाइब्रस है, ये सबसे ज्यादा फायदा करता है। विशेषकर जेठ के महीने में जो 17 तारीख से चला है, बेल का शरबत नित्य नियम सुबह शाम पीना चाहिए सारे लोगों को। जो शुगर के हैं उनको छोड़कर बाकी सबको। इससे न सिर्फ आपके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ता है, बल्कि इसके फाइबर्स आपके आंत के अंदर भी गैस को, पित्त को ज्यादा नहीं बढ़ने देते हैं। यानी प्राकृतिक फलों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज और देखा जाता है कि जो शुगर के मरीज हैं, विशेष करके अब तो संख्या इतनी काफी हो गई है, आप तो स्वयं बताइएगा कि शुगर के मरीजों के लिए पहले जो है खून निकाला जाता है, खाने के पहले, खाने के बाद। लेकिन आपके यहाँ हम सुने हैं कि अगर माथे का एक केस भी ले लिया जाए तो आप शुगर का पता लगा लेते हैं। ऐसी कौन सी व्यवस्था है आपके यहाँ? देखिए, अभी क्या हो गया कि शुगर की जो पिछले 4 से 5 सालों में मैंने देखा है, शुगर के दवाइयों में बहुत क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। जो शुगर की दवाइयाँ पिछले 20 साल 15 साल से प्रचलित थी, वो शुगर की दवाइयाँ अब 2nd 3rd लाइन हो गई हैं। और जो दवाइयों की कीमत 55 रुपए, 75 रुपए जो खुद हम लिखते थे हाई रिस्क पेशेंट को, वो गोली अब 10 से 15 रुपए में आ रही है। क्योंकि सारे शुगर की जो मुख्य गोलियां पहले थी, लीनाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, या आपको
डेपाग्लिफ्लोजिन जी। या एम्पाग्लिफ्लोजिन, ये सारी आधुनिक दवाइयों की कीमत 70-80 रुपए पेटेंट की वजह से होती थी। जी। अब इनकी कीमत 10 से 15 रुपए के अंदर है। जी। ये इतनी बड़ी क्रांति हुई है कि अगर आप पुराने पद्धति से इलाज कराते थे तो उस पद्धति में खुद शुगर की दवाइयों से शरीर को नुकसान होता था, हार्ट जी। को, किडनी को नुकसान होता था, जी। जिसके चलते ज्यादातर लोग आयुर्वेद या होम्योपैथ। होम्योपैथ या देसी नुस्खे की तरफ चले जाते थे, क्योंकि आज नहीं तो कल उन्हें पता चल जाता जी, है कि शुगर की दवाइयों से किडनियां या हार्ट या बाकी चीजें खराब हो रही थी। लेकिन अब जो क्रांति आई है पिछले 2 वर्षों में, इससे फल ये हो रहा है कि हमारा हार्ट, किडनी सिर्फ शुगर की दवाई से बच रहा है, उल्टा हो रहा है। हार्ट और किडनी के अंदर जी। शुगर के दवाई से प्रोटेक्शन मिल रहा है। जैसे डापाग्लिफ्लोजिन हार्ट फेलियर में कार्डियोलॉजिस्ट लिख रहे हैं, जबकि वो शुगर की दवाई है, वो हार्ट फेलियर में भी बहुत काम करती है, हार्ट के सूजन को कम कर रही है। लीनाग्लिप्टिन आपके किडनी में दी जा सकती है, प्रोटीन को रोकती है। तो ऐसी अनगिनत गोलियां हैं जिसकी वजह से आपके हार्ट और गुर्दे शुगर के साथ साथ भी ठीक रह रहे हैं। जी। आपकी दूसरी सवाल जो आपने पूछा कि पहले लोग फास्टिंग कराते थे, पीपी कराते थे खाने के 2 घंटे बाद, लेकिन अब जो पद्धति है वो फास्टिंग और पीपी से कहीं दूर निकल गई है। जी। आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। अभी एक पेशेंट मेरे मुजफ्फरपुर से, आज एक लेडी आई थी, बहुत पुअर फैमिली से थी। जी। उनके जिनके यहाँ वो कार्य करती थी, मतलब हाउसमेट थी, कहीं काम करती थी, तो जो काम वाले मालिक उनके थे, जो उनके साहब थे, वो उनको लेकर आए थे गाड़ी से कि सर मेरी मतलब हाउसमेट हैं और इनका खर्च मुझे वहन करना, आप इनका पूरा टेस्ट करा दो। इनका पैर 3 अंगूठे उसके कट गए थे पैर के। जनवरी से मात्र उसको बीमारी शुरू थी, पैर के अंगूठे 3 कट गए थे शुगर के वजह से। हुआ क्या कि उसे छोटा सा घाव हुआ, फफोला हुआ पैर में। उसे लगा आसपास, वो पटना भी दिखाई है, पटना के अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 3 जगह हॉस्पिटल पटना में गई थी मुजफ्फरपुर से, उसके 3 अंगूठे कट गए गैंग्रीन के चलते। छोटा घाव हुआ, उसे पता नहीं चला, एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन जो प्रचलित एंटीबायोटिक्स हैं दी गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके फास्टिंग का स्तर तो सिर्फ 160-150 था, खाने के बाद का तो 200 से 250 था, यानी शुगर तो बहुत ज्यादा नहीं था। जब 150-60 खाली पेट में, तो भी कंट्रोल्ड ही बोलेंगे, सेमी कंट्रोल, हल्का कंट्रोल, हल्का बड़ा शुगर, उसमें अगर पैर कट जाए 3 महीने के अंदर, पूरे 3 अंगूठे उसके कट जाएं, तो अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी भ्रांति है। जो लोग केवल फास्टिंग और पीपी कराते हैं, उनका 3 महीने का एवरेज शुगर HbA1c जब मैंने किया आज अपने क्लिनिक पर, वो आया 13, जो कि 7 से कम रहना चाहिए, 13। यानी उसके अंग अंग में हीमोग्लोबिन के ऊपर का जो शुगर, चिपका शुगर है, जो 7% होना है, वो 13% था। और हुआ क्या था कि वो शुगर धीरे धीरे उसके सारे अंगूठों में खून के बहाव को बंद कर रहा था, जिसकी वजह से जब खून ही नहीं गया तो उसकी सारी हाथ पैर सारे चूर रहे थे, एकदम सूख गए और सड़ने लगे थे। सबसे पहले उनको खून पतले करने के साथ साथ, जो हमारे पास आधुनिक मशीन लगी है वेस्कुलर डॉपलर की, ABI TBI, उसको हमने कराया। मल्टीपल जगह पे उनके ब्लॉक्स आए पैर के नसों में, जो आमतौर पे आंख से नहीं दिखता, उनका डॉपलर करके देखे हमने। फिर हमने उनको, जो हमारा स्पेशलिस्ट डायबिटिक फुट केयर लैब है, उसमें ऑक्सीजन थेरेपी दी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, सिरिंजिंग किया, कैसे घाव को डिब्राइड किया, जो टिश्यू था उसे हटाया। तो पूरा का पूरा जो लैब था डायबिटीज का, उसके वजह से आज हमने उनके ऊपर 1 से 1.5 घंटा जो अपना दिया, ये पक्की गारंटी हो गई कि आने वाले समय में अब उनके 2 अंगूठे तो पक्के बचे रहेंगे, 2 उंगलियां जो नीचे की वो बची रहेंगी, 3 तो गंवा दिए लेट से वो मेरे पास पहुंच पाए। तो ये हो गया आधुनिक इलाज कि आप उसके बीमारी के कण में पहुंचिए, उसके जड़ में पहुंचिए। जो डॉपलर स्टडी है, आप जैसे बाल की चर्चा कर रहे थे, हेयर से लेके टो तक शुगर आपको नुकसान पहुंचाता है। आंख के पर्दे के अंदर शुगर अचानक से आपको पर्दे को फाड़ सकता है, जिसकी वजह से रेटिनोपैथी होती है डायबिटिक। किडनी के अंदर शुगर अचानक से किडनी को मार सकता है, और ये सब शुरू हो जाता है। ये सब शुरू होता है। हमें इल्म तब होता है जब बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाए, तब हमारा लक्षण आता है, नहीं तो शुरुआती में कुछ पता नहीं चलता। इसी शुरुआती गुर्दे को, हार्ट को, नस को, ब्रेन को, पैर के नसों को, हर जगह का शुरुआती में ही शुगर के कितना चिपका है, क्या डैमेज कर रहा है, इसको तुरंत हम मशीनों में जांच करके 1 घंटे के अंदर बता देते हैं कि पूरी की पूरी कहाँ शुगर ने कितना आपका डैमेज किया है। हार्ट के नस से लेकर के आपको पैरालिसिस का खतरा कितना है, आपके हार्ट अटैक का खतरा कितना है,
जिससे हम मरीजों के आने वाले 5-10 साल तक उनको, शुगर के मरीजों को निरोग रख सकते हैं बड़े बड़े हार्ट अटैक से, दौरों से, नसों से, किडनी के खराबी होने से, इन सारी बीमारियों से या आंख के अंधेपन से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात शुगर के संबंध में बताया। डॉक्टर अभिषेक रंजन MBBS MD से हम बातचीत रेडियो रिमझिम 90.4 में कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यह भी देखा जाता है कि जब मौसम चेंज होता है तो लोगों का, मतलब पुरुष हो या महिला, उसका जो है दम फूलने लगता है, और जब मौसम समाप्त होता है तो फिर वह दम फूलना कम हो जाता है। इसके क्या कारण है? दम फूलने का सबसे बड़ा कारण जो इस मौसम के समय हो सकता है वो है एलर्जी। कटनी का सीजन था, अभी जो फसल थी वो गई। अब इसमें होता क्या है कि काफी सारे लोगों ने उस समय जो हस्क होता है, जो दौरी होता है, जो बनता है, जो भूसा, वो एयर में सस्पेंडेड है, हवा में नमी है नहीं। जी। कुछ भी जो हवा में नमी जिसके वजह से ट्रैप होता था इम्प्योरिटीज, धूल गर्दा, इस मौसम में बहुत यात रोड पर है जी। थोड़ा सा भी आप बाहर निकलेंगे, गर्मी इतनी तेज है कि आपको माइग्रेन, सर का दर्द, पानी की कमी से, तेज गर्मी से, तनाव से, और दूसरा दम फूलना, हाथ पैर में खुजली होना, और बहुत ज्यादा छींक आना, खांसी का बढ़ जाना, खांसते खांसते दम फूलने लगना, ये आम है। सबसे पहले इसके बचाव के लिए कहीं भी निकलिए मास्क लगा के, जैसे कोविड में निकलते थे, पूरा 1 बोतल पानी पी करके निकलिए और साथ में बोतल भी रखिए। दूसरी बात, अगर आपको एलर्जी हो गई है, अपना एलर्जी का टेस्ट कराइए। पूरे नॉर्थ बिहार में हमारे पास पहला ऐसा जगह है जो हम लोग ड्रग एलर्जी, बॉडी के अंदर 250 अलग अलग चीजों के, खान पान की चीजों से, पहनने तक के एलर्जी को देखते हैं चेक करके। कपड़ा से भी एलर्जी? कॉटन से, सूती कपड़े से कितने पेशेंट्स को एलर्जी आई है। ऊनी कपड़े से आती है, सरसों तेल से आ रही है, आलू से आ रही है, चावल से आ रही है, सारे दाल से आ रही है, मिल्क से, दूध से एलर्जी आ रही है। आप सोच नहीं सकते कि आटा से भी एलर्जी आ रही है, और आप रोज खा रहे हो और रोज आपका दम फूलता है, छींक आती है, आपको लगता है कि धूल गर्दा से बस एलर्जी है। इसकी जांच आपके यहाँ? मेरे यहाँ पूरे नॉर्थ बिहार में एकलौता मेरे यहाँ है जहाँ मैं कंप्लीट एलर्जी का टेस्ट करता हूँ। अगर सांस फूल रही है तो उसके लिए लंग्स फंक्शन टेस्ट हमारा होता है, लंग्स की जांच अलग करते हैं। और तब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की शुरुआत हमने गोपालगंज में की थी, जो प्रक्रिया से हम लोग एम्स में इलाज करते थे कि हमारे पास जो सबूत, जो तथ्य एग्जामिनेशन से या रिपोर्ट के आते हैं, उसी के हिसाब से दवाई लिखते थे। हवा में तीर मारने का कार्यक्रम नहीं करते थे। जी। इससे फायदा ये होता है कि अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट से न सिर्फ पेशेंट बच जाते हैं, बल्कि उनके साइड इफेक्ट्स भी दवाइयों के कम होते हैं, पेशेंट्स की कॉस्ट ऑफ थेरेपी बचती है, कम होती है, और साथ साथ पेशेंट्स को बहुत लंबी दवाइयाँ नहीं चलनी पड़ती। पेशेंट्स को पता हो जाता है कि जब हम बीमार पड़े तो क्या दवाई लेनी होती है, 10 से 15 दिन एलर्जी कंट्रोल होगा, क्या क्या चीज़ से छोड़ देंगे तो एलर्जी हमारा ठीक हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड 95% पेशेंट्स को अगर बता दिया जाए कि आपको ये खाने से, ये पहनने से, ऐसे ऐसे चीज़ों को छोड़ दीजिए, एलर्जी ठीक होगी, 5% से ज्यादा बीमारी नहीं रहेंगे एलर्जी के पेशेंट। दमा तक ठीक हो जाता है अगर लोग छोड़ दें एलर्जी जिस चीज। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आज के आधुनिक मॉडर्न टाइम में देखा जा रहा है कि कोई भी चिकित्सक जो आज के डेट में MBBS MD कर रहे हैं, बिना जांच का कोई दवा लिखते नहीं है। इसका क्या तथ्य है? पहले तो कर्म के हाथ पकड़ लिए, क्या बीमारी है, दवा लिखा जाता था, और आज के डेट में बिना टेस्ट का कोई डॉक्टर दवा नहीं लिख रहा। अब इसमें सारे डॉक्टर्स के ऊपर तो कमेंट करना, मैं मतलब इतना ना, कमेंट नहीं, मतलब कमेंट मतलब कि मेरा ओपिनियन देना तो मैं सही नहीं समझता हूँ। देखिए हो क्या रहा है कि 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बड़े तौर पे बताता हूँ। बड़ा फोटो देखेंगे तो हम लोग समझ भी पाएंगे, या दर्शकों के लिए भी। सबसे पहले यह है कि बीमारी अब वो बीमारी भी नहीं रही जो 80 या 90 में होती थी। अब बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं है, गुच्छा हो गई है, सिंड्रोम बन रही है। जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज एक टाइम के आपके आंख को, आपके बालों को, आपके त्वचा को, आपके किडनी को, आपके हार्ट को, आपके लीवर को, कोलेस्ट्रॉल को, थायराइड को, एक डायबिटीज बॉडी के हर अंग को, ज्वाइंट को, मांसपेशी को, नस को डैमेज कर रहा है। अब अगर आप सटीक जाने तो डायबिटीज के मात्र जांच हेतु, जो मेरे पास पहले से एक पेशेंट जो पहले से कभी जांच नहीं करा आता है, तो मेरा पहला कर्तव्य और फर्ज ये है कि आते ही मैं उसे ये बताऊं कि ग्राउंड जीरो पर, स्टेज 0 में जब आप पहले बार मेरे पास पदार्पित हुए तो आप ये जगह डैमेज लेकर के आए थे।
अच्छा। और उस डैमेज में आपके रिपोर्ट में जो हम पूरी कराते हैं उसमें हमें जब दिख जाता है तो आने वाले 3 महीने 6 महीने साल 2 साल 5 साल के लिए हम उनको पूरा रोड मैप देते हैं कि आपको इस तरह खाना है, उसके लिए अलग न्यूट्रिशन सर्विसेज है जी, हमारी, जी। इस तरह से जीवन शैली करना है और ये 2 से 3 दवाइयां हैं जो आपको ठीक रखेंगे। ये हो गया। इसके बाद जो पेशेंट्स आप जैसे बताए कि कोई भी आजकल दवाई नहीं लिखते हैं, बड़ा कारण यह है कि मेडिको लीगल केसेस बढ़ गए। जी, जी। लोगों में जागरूकता है, लोग खुद चाह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पहले वाले लोग भी पेशेंट्स नहीं जी, है, जी। पेशेंट्स बोलते हैं कि नहीं सर। मैं बोलता हूं कि देखिए मेरा भी ज्ञान तजुर्बा, हम लोग इतने साल जब पिछले 15 वर्षों से इसी में हैं और आपको ज्ञान तजुर्बे से मैं बता रहा हूं कि आपको फैटी लिवर है, टेस्ट मत करवाइए, आप ठीक हो जाइएगा, ये दवाइयां खाइए 15 से 20 दिन में। लोगों के सर में दर्द होता है, लोग बोलते हैं कि सर सीटी स्कैन करके देख लीजिए, अंदर खून तो नहीं जम रहा, फ्लॉट तो मतलब आपको माइग्रेन है, कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर, आप करा के देख लीजिए, हम सर के अंदर नस तो नहीं फट रहा है, कहीं डैमेज नहीं। अब उनको समझाने के जगह वो बार बार जिरह करते हैं, तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, आप अपनी संतुष्टि, तो लोग संतुष्टि के लिए टेस्ट मांगते हैं और डॉक्टर होने के नाते मैं एक हद तक समझाता हूँ कि आप भरोसा करके आए, आप ये दवाइयाँ खाइए। अगर वो नहीं मानते तो मैं जांच लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। बाकी जो मुझे जरूरी लगता है सबूत के साथ लोगों का इलाज करना, ताकि लोगों को भी दिखे कि सुधार हो रहा है, उसके लिए जांच बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चलते चलते एक चीज और बताइए कि समाचार पत्रों में आ रहा है कि कोरोना का चौथा स्टेज जो है आते आते रुक गया। कोरोना के विषय में कुछ बताइए, चौथा स्टेज के बारे में। कोरोना आते आते रुक गया, रुकते रुकते चला गया, ये चीजें जो हैं जी, वो जी। आपको अभी चलती रहेंगी, ये कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने। कारण है कि मास्क हर जगह से हट गया है, छोटे छोटे पॉकेट्स हर जगह, जहां जहां डेंस आबादी है, जहां जहां वायरस है। जब तक कोई ऐसा नया वायरस ना आए जिस वायरस के ऊपर अभी तक की वैक्सीन कारगर ना हो, पहली बात, जो वायरस पहले के एंटीबॉडीज के अलावा उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर दे, जो पहले से लोग इन्फेक्टेड हुए हैं उनको भी इन्फेक्ट करे। ओमिक्रॉन कर रहा है लेकिन वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स दे रहा है, आंख में ये आना, पानी आना या छींक आना, नाक ये ऊपर की दे रही है। लेकिन अगर कोई ऐसा कोविड का वेरिएंट आ जाए जो ऑक्सीजन कम करे डेल्टा की तरह, वैक्सीन को फेल कर दे और जिसके वजह से ट्रांसमिशन भी बहुत तेज हो, तो अभी भी खतरा है। मुझे इसी बात का एक हमेशा लगता है सावधानी के तौर पे कि हम लोग बहुत ज्यादा चौकन्ने थे, मास्क लगाते थे, अचानक से हट जाने की वजह से हुआ क्या है कि अगर कोई ऐसा वेरिएंट आया हमें पता नहीं लगा, तो सबके वैक्सीन का डोज ऑलरेडी 1 साल हो गया है, 2 डोज लिए हुए पिछले साल से, तो इम्यूनिटी अभी सबकी डिप हो रही है, बूस्टर डोज सब कोई अभी लगा नहीं पा रहे हैं। तो ये 6 महीने साल भर में अगर कोई ऐसा वेरिएंट आ गया तो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि फिर से 140 करोड़ लोगों के आसपास को, आबादी को, सबको वैक्सीन बूस्टर डोज लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सावधानी पब्लिक को भी बरतनी होगी। डॉक्टर साहब, रेडियो रिमझिम 90.4 में आपने इतना अपना महत्वपूर्ण समय दिया। मैं अपने फेसबुक दर्शकों के तरफ से, रेडियो रिमझिम 90.4 के श्रोताओं के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रचलित माध्यम पे बुलाने के लिए, धन्यवाद।